ऑफ यू। तो देखिए, हम लोगों ने जो हर्टलैंड की थ्योरी पढ़ी है, जो स्पाइकमैन की हमने रिमलैंड थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, उन सभी में हमारी एक दो थ्योरीज और छूट गई हैं। ठीक है, मैंने आज सिलेबस देखा था, उसमें था, पर वो बहुत छोटी छोटी सी 2-3 थ्योरी हैं। और इनका जो सारी जितनी भी थ्योरीज हैं ना, उनका आपको एक PDF मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हमने हर्टलैंड पढ़ा था मैकेंडर का। ठीक है, मैकेंडर के हर्टलैंड की थ्योरी को ही, उन्हीं की थ्योरी के आधार पर हर्टलैंड से संबंधित ही कुछ विचार दिए गए थे। मतलब जैसे हर्टलैंड जो थ्योरी थी वो किसने दी? मैकेंडर ने दी। इसी थ्योरी को आगे जैसे मेनिंग जैसे विद्वान हुए, होसेन होंगे, इन सब विद्वानों ने हर्टलैंड थ्योरी को और आगे भी इसमें काम किया, हर्टलैंड की थ्योरी के ऊपर। तो अब हम मेनिंग के विचार और एक होसेन के विचार को भी हम देखेंगे। ठीक है, ये 2 थ्योरीज आप लोगों को और पढ़नी है। ठीक है, और जितनी भी थ्योरीज हमने पढ़ी हैं उन सब का PDF आपको मिल जाएगा। सारे जितनी भी थ्योरीज आप लोगों को पढ़ी है वो बुक का PDF मिलेगा। ठीक है, जो बुक में जिस प्रकार से नोट्स है ना, उसी वे में जो बुक का जो पार्ट है उसी का फ़ोटो खींच के जो है PDF बना के मैं आप लोगों को दूंगी। ठीक है, अब देखिए मेनिंग क्या कहते हैं। मेनिंग इन्होंने 1956 में 1956 में इन्होंने एक लेख लिखा मतलब एक आर्टिकल लिखा, हर्टलैंड एंड रिमलैंड इन यूरेशियन हिस्ट्री। देखिए, इन्होंने एक लेख लिखा कि हर्टलैंड और रिमलैंड, आप जानते हैं हर्टलैंड क्या था और रिमलैंड क्या था। हर्टलैंड एंड रिमलैंड इन यूरेशियन हिस्ट्री। ठीक है, ये इन्होंने एक लेख लिखा और इसी लेख के आधार पर इन्होंने जो हर्टलैंड थ्योरी थी और रिमलैंड थ्योरी थी उन दोनों का निर्धारण अपने हिसाब से इन्होंने किया है। ठीक है, इन्होंने ये भी व्यक्त किया कि जो हर्टलैंड और रिमलैंड की मान्यताओं का आधार जो है वो उनकी फंक्शनल नेचर होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि जो हर्टलैंड है और जो रिमलैंड है, इन दोनों का निर्धारण जो है उस क्षेत्र के जो कार्य प्रवृत्ति यानी कि जो फंक्शनल नेचर है उसके आधार पर इनका निर्धारण होना चाहिए। और इस आधार पर ये पूरे जो हमारे मैकेंडर साहब ने और जो स्पाइकमैन ने जो थ्योरी दी है उनको अपने हिसाब से उनके क्षेत्रों में ये बदलाव करेंगे। ठीक है, और उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र मतलब जो ये हर्टलैंड और रिमलैंड वाला जो क्षेत्र है वो वहाँ के लोगों की प्रवृत्ति से ही ज्ञात हो सकता है कि वह क्षेत्र कैसा है, समुद्री है या फिर स्थलीय है। वहाँ के लोगों से ही वो चीज़ प्राप्त हो सकती है, लोगों की तरफ से ही हमें जानने को मिल सकता है कि वो क्षेत्र समुद्रिक है या फिर वो क्षेत्र स्थलीय है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब हम इसकी थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने किस बात को लेकर इन्होंने आगे अपना कंसेप्ट बढ़ाया। देखिए क्या कहते हैं ये, इन्होंने कहा कि जो हर्टलैंड की सीमा, जैसे देखिए कि मैप में देखते हैं, इसको मैप में देखते हैं ना, उस मैप के हिसाब से ही हमें अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए मैप में देखते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पर हमारा एक हर्टलैंड है, उसके चारों तरफ का जो ये वाला भाग था, ये पूरा जो चाइना तक का जो भाग था, ये था हमारा रिमलैंड। यही बात की थी ना कि ये हर्टलैंड है और इसके ये चारों तरफ का जो क्षेत्र है ये क्या है, हमारा रिमलैंड वाला क्षेत्र है। ये क्या कहते हैं, इन्होंने जो हर्टलैंड की जो सीमा का निर्धारण किया, इन्होंने जो हर्टलैंड बताया वो बताया कि जो हर्टलैंड की सीमा का निर्धारण यूरेशिया का जो स्टेपी प्रदेश है, यूरेशिया का जो स्टेपी प्रदेश है वो पश्चिम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी वोल्गा नदी आती है, वोल्गा नदी, ठीक, वोल्गा बेसिन। इधर कैस्पियन सागर हो गया आपका, ये कैस्पियन सागर हो गया। ठीक है, और उत्तर की तरफ देखोगे तो कोणधारी सघन वनों की दक्षिणी सीमा, और पूर्व में अगर बात करें तो उच्च क्षेत्र हैं। यहाँ पर क्या था अपना, यहाँ पे उच्च जो यूराल पर्वत है वो वाला भाग आ जाता है। ठीक है, दक्षिण में अगर बात करें तो ये हिमालय वाला
हिमालय तो जा रहा है ना यहाँ पर, जो इसी की एक शाखा है यहाँ पर हिंदू कुश के नाम से, पामीर की गांठ और वो सब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जब आप एशिया का भूगोल आपने पढ़ा होगा और फाइनल ईयर के अंदर, तो आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा पामीर की गांठ होती है, किस तरीके से उसमें शाखाएं निकली हुई है और कैसे हमारे जो हिमालय है उसका विस्तार भारत के अंदर है। तो ये इसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण करता है। इन्होंने हर्टलैंड इस क्षेत्र को बता दिया और इसकी सीमा का निर्धारण भी कर दिया कि ये इसकी सीमा है और ये बीच का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, हमारा हर्टलैंड। अब मेनिंग के द्वारा जो हर्टलैंड का निर्धारण किया गया, हर्टलैंड का विस्तार इन्होंने कम कर दिया। इन्होंने कहा कि जो हर्टलैंड है उसका जो विस्तार है वो कम है और जो रिमलैंड है उसका विस्तार इन्होंने अधिक माना। ठीक है, और रिमलैंड को इन्होंने चौड़ा भी बताया कि जो रिमलैंड है वो पूरी जो है, ये पूरी बेल्ट जो है ये हमारे रिमलैंड के अंदर आएगी। इसी क्षेत्र की जो मानव प्रकृति के प्रति उनका जो विशेष आग्रह इन्होंने किया। अब देखिए आगे ये क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए इन्होंने जो ये क्षेत्रों का निर्धारण किया, इसी को दो भागों में बांट दिया। एक तो बांटा महाद्वीपीय रिमलैंड, समझ रहे, ये जो रिमलैंड, इन्होंने हर्टलैंड का निर्धारण तो कर दिया, अब बचा रिमलैंड, और रिमलैंड में भी इन्होंने दो भाग बांट दिए। देखो लिख के देखती हूँ इसको, रिमलैंड को दो भागों में बांटा। एक हो गया अपना महाद्वीपीय रिमलैंड, एक हो गया महासागरीय रिमलैंड। महाद्वीपीय रिमलैंड और महासागरीय रिमलैंड, इनका जो अंतर है आप समझ रहे ना, महाद्वीपीय रिमलैंड मतलब जो स्थल भाग है और महासागरीय जो आपका सागरीय भाग है उसको कहा। इन्होंने दो क्षेत्रों को अलग अलग भागों में बांट दिया। इनका जो अंतर था वो भौगोलिक नहीं था। इन्होंने सबसे पहली बात बताई थी कि हर्टलैंड और रिमलैंड की जो अंतर होगा वो कार्य प्रवृत्ति का होगा। मतलब जो हमारा फंक्शनल जो एक तरीके नेचर है, फंक्शनल नेचर, उसके आधार पर इनका विभाजन किया जाएगा। वहाँ की जो कार्य प्रवृत्ति है उसके आधार पर इन्होंने इनका अंतर बताया। देखिए अंतर कैसे, जैसे चीन है, चीन के प्राचीन इतिहास का झुकाव अगर हम देखें, चीन के प्राचीन इतिहास का झुकाव अगर बात करें तो वो आंतरिक क्षेत्र की ओर रहा, आंतरिक क्षेत्र की ओर रहा। उसके पश्चात की अगर बात करें, प्राचीन के बाद अगर बात करें तो उसके पश्चात क्या हुआ, जो सोवियत संघ था, उन्हें जो सोवियत संघ की ओर, देखिए जैसे ही मान लीजिए प्राचीन इतिहास की जब बात करें तो उनका झुकाव किस तरफ था, आंतरिक क्षेत्र की ओर। उसके पश्चात क्या हुआ, उसके पश्चात जो सामुद्रिक क्षेत्र था, जो सामुद्रिक क्षेत्र है, सामुद्रिक क्षेत्र की ओर इसका झुकाव हुआ और तथा यहाँ पर क्या हो गया, साम्यवाद की स्थापना हो गई, साम्यवाद की स्थापना हो गई। और उसके पश्चात अगर देखेंगे तो आप जो पुनः सोवियत संघ है उसकी ओर इनका झुकाव हो गया। तो आप देखेंगे कि ये जो कार्य प्रवृत्ति है उसके हिसाब से अपना जो है एक तरीके से ये रूप परिवर्तित करता जा रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम यूगोस्लाविया की बात करें, यूगोस्लाविया जिस प्रकार के जिस क्षेत्र में काम होने लग जाते हैं वहाँ पर उसी प्रकार की प्रवृत्ति पनपने लग जाती है। जैसे यूगोस्लाविया की बात करें, यूगोस्लाविया में अगर बात करें तो 20 वर्षों तक तो आंतरिक क्षेत्र में था, अर्थात जो हर्टलैंड के जो बाहर का जो क्षेत्र है, हर्टलैंड के जो बाहर का क्षेत्र था वो प्रवर्तित हुआ। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों के उदाहरण भी हम रिमलैंड के क्षेत्रों में देख सकते हैं। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि कोई भी एक क्षेत्र होता है वो उस कार्य प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग अपना विकास करता जाता है। पहले उसका विकास आंतरिक की ओर होता है, फिर उसका विकास जो होता है वो मतलब जिस तरीके की विचारधाराएं वहाँ उत्पन्न होती रहती है उसी हिसाब से उनका विकास होता रहता है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, ये जो आपका जो सिद्धांत है किसने दिया, मेनिंग ने जो दिया, ये हर्टलैंड से ही संबंधित है। हर्टलैंड से संबंधित जो इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया है,
ठीक है। इसमें इन्होंने बताया कि जो भाई एक तरीके से अगर अंतर की बात करें हार्टलैंड और रिमलैंड के अंदर, तो यहाँ पर सिर्फ कार्य जो प्रवृत्ति है उसके आधार पर इनका विभाजन किया जा सकता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है वो देख लेते हैं अभी हम। देखिए, इसमें क्वेश्चन बन सकता है जो हम किसका पढ़ रहे थे, मेनिंग का। ठीक है, मेनिंग के ऊपर अगर क्वेश्चन बनता है तो मेनिंग के ऊपर क्वेश्चन बनेगा आपका। देखिए, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि मेनिंग के विचार या मेनिंग के विचार विश्व सामरिकता दृष्टिकोण से, या फिर लिखिए मेनिंग के विचार विश्व सामरिकता की दृष्टि से, मेनिंग के विचारों की विश्व सामरिकता के दृष्टिकोण से व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर आप सारी चीज़ों को लिख देंगे और उनके जो है जब नोट्स आपको मिलेंगे तो जो PDF मिलेगा उसके अंदर आपको इनके मैप और मिलेंगे, उस मैप को भी इसके साथ में आपको बनाना है। ठीक है, क्योंकि हर जो थ्योरी है उसके अंदर अलग अलग चीज़ है और एक बार ना इन थ्योरी को आप जो बुक का वो जो मैं भेजूँगी उसको एक बार पूरा पढ़ के देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लास में नहीं बताई जाती हैं, तो वो आपको उस वीडियो के अंदर मतलब जो आपको PDF मिलेगा उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि बुक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप क्वेश्चन तभी कर सकते हो छोटे जो आपके एग्ज़ाम में कंपटीशन एग्ज़ाम में आएंगे, जब तक आपका क्या नहीं हो जाता, बुक से आप लोग उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इसमें 1-2 थ्योरीज और बच रही हैं, उनको देख के फिर नेक्स्ट अपना जो है कौन सा सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।